एक बार बंसीलाल नाम का एक मनुष्य यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे बड़े जोर की भूख और प्यास लगी, इसलिए एक टूटे फूटे कुएं के पास रुककर पहले तो उसने खाना खाया, फिर लोटा लेकर पानी निकालने कुएं के पास चला गया। जो ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अंदर से बकरे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बंसीलाल ने कुएं में झांक कर देखा तो एक बकरा वहां गिरा हुआ उसे दिखाई दिया। कुएं में पानी बिल्कुल जरा सा था और एक ओर के सूखे हिस्से पर वह बकरा खड़ा होकर चिल्ला रहा था। बंसीलाल अपने साथ की रस्सी लेकर कुएं में उतर गया और बकरे को कसकर रस्सी से बांधकर बाहर आ गया और फिर उसे खींचने लगा। उसी समय कनक प्रसाद नाम का एक सौदागर वहां से गुजर रहा था। उसके साथ सामान से लदे हुए बहुत सारे ऊंट भी थे। उसने बंसीलाल से पूछा, क्यों जी, यहाँ नजदीक ही कहीं पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? बंसीलाल ने जवाब दिया, इस कुएं में पानी तो है, पर बहुत ही जरा सा है, क्योंकि ये कुआं बकरों का है। बकरों का कुआं, इसका मतलब क्या है? वाह जी वाह, इतनी सी बात भी आपकी समझ में न आई। बकरों के कुएं का मतलब है जिस कुएं से बकरे निकलते हो, ऐसा कुआं। चतुराई से बात बनाकर बंसीलाल ने रस्सी खींच ली और बकरे को बाहर निकाल लिया। सौदागर ने जब कुएं से बकरा निकलता हुआ देखा तो आश्चर्यचकित होकर कहा, यह भी खूब है भाई, मैंने तो कभी ऐसा कुआं देखा ना था और ये बकरा भी खूब मोटा ताजा दिखाई दे रहा है। तुम्हारी बात सही है भाई, इस प्रकार के कुएं बहुत कम पाए जाते हैं। सौदागर बोला, पर आप किस प्रकार बकरे निकालते हैं और यहाँ बकरे बन कैसे जाते हैं? बिल्कुल सीधी सादी बात है। रात को एक बकरे के सींग इसमें डाल देने से दूसरे दिन पूरा बकरा तैयार हो जाता है। फिर मैं रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाल लेता हूँ। अभी आपने देखा ना, इसी प्रकार उसे खींचकर निकाल लेता हूँ। सौदागर बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, काश मेरे पास भी ऐसा ही कोई कुआं होता। बंसीलाल ने कहा, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसा कुआं खरीद सकते हैं। सौदागर थोड़ी देर तक सोचते हुए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बंसीलाल से कहा, देखो जी, मैं कोई बहुत बड़ा अमीर तो हूँ नहीं, फिर भी यदि तुम अपना यह कुआं मुझे दे दो तो मैं तुम्हें अनाज की 4 बोरियां दूंगा। बंसीलाल ने मुंह बनाकर कहा, 4 बोरियां? इतने में तो मैं 2 बकरे भी ना खरीद सकूंगा। ठीक है, तो फिर मैं सामान से भरे अपने 4 ऊंट तुम्हें दूंगा। ऊंट? बंसीलाल ने गर्दन हिलाकर अपने आप से कुछ कहा और इस तरह से कहा कि उसकी बात सौदागर को भी सुनाई दे। हर रोज एक बकरा, यानी एक हफ्ते में 7 बकरे, यानी एक हफ्ते में 7 बकरे मिलेंगे। एक महीने में 30 और एक साल में 365 बकरे मिलेंगे। सौदागर ने जब बंसीलाल का हिसाब सुना तो सोचा कि कुआं खरीद लेने में ही फायदा है। सौदागर ने कहा, अजी, मेरे ऊंट तो देखिए, ऐसे मजबूत ऊंट बहुत कम पाए जाते हैं। फिर भी अब आखिरी बात कहता हूँ कि मैं अपने 6 ऊंट तुम्हें दूंगा। मेरे पास इतने ही ऊंट हैं। यदि 6 ऊंट के बदले कुआं देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो मैं चला। बंसीलाल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अच्छा भाई, 6 ही सही,
तुम्हें ये कुआं बहुत पसंद आया है तो अपना नुकसान करके भी मैं ये कुआं तुम्हें दे देता हूँ। कनक प्रसाद सौदागर ने खुश होकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऊंटों की तरफ देखकर बंसीलाल ने मन ही मन कहा, भला तो हो ही गया है, और ऊंट लेकर जाने लगा। तब उसे रोककर सौदागर ने पूछा, अजी अपना नाम तो आपने बताया ही नहीं। तब बंसीलाल ने उत्तर दिया, मेरा नाम है मैंक हनाचू। और दक्षिण दिशा की ओर वे जल्दी जल्दी चला गया। सौदागर ने बंसीलाल का वही नाम सच मान लिया। असल में बंसीलाल ने अपना नाम ना बतलाकर कहा था, मैं कहा नाचू, पर कहते समय मैंक हनाचू इस तरह बतलाया था। बेचारा सौदागर इस बात को समझ न सका और उसने बंसीलाल का वही नाम सच मान लिया। शाम होते ही सौदागर ने बकरों के सींग कुएं में डाल दिए और वहीं नजदीक ही सो गया। सुबह बड़ी तड़के उठकर उसने कुएं में झांककर देखा, पर सींग के बकरे ना बने थे। सौदागर को बड़ी फिक्र हुई। उसने सोचा कि शायद सींग डालने में उससे कोई गलती हो गई होगी। दूसरे दिन शाम को उसने और 2 बकरों के सींग कुएं में डाल दिए, पर उनके भी बकरे ना बने। तीसरे दिन गांव में जितने भी बकरों के सींग उसे मिले, सबके सब लाकर उसने कुएं में डाल दिए और रात भर कुएं में झांककर पूछता रहा, बकरों तैयार हो गए हो क्या तुम? पर बकरे बने ही ना थे तो उनकी आवाज कहाँ से आती। दिन निकलते ही सौदागर ने कुएं में सींग वैसे के वैसे ही पड़े हुए देखे तो समझ गया कि उस मनुष्य ने उसे ठगा है, पर अब उसे किस तरह पकड़ा जा सकता है। वह तो कब का चला गया था। आखिर जिस ओर बंसीलाल गया था उसी दिशा की ओर जाने से शायद उसका पता लग जाए। ये सोचकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिन भर वे चलता रहा। आखिर शाम के समय वे एक गांव में पहुंच गया। वहां चौराहे पर उसे बहुत से लोग दिखाई दिए। इन लोगों को शायद उस ठग का पता मालूम होगा। ऐसा सोचकर सौदागर ने उनसे पूछा, क्यों जी, आपको मैंक हनाचू के बारे में मालूम है क्या? सभी लोग आश्चर्य से सौदागर की ओर देखने लगे। आखिर उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, मालूम क्यों नहीं है, आप यहीं पर नाच कीजिए। और कुछ लोग ढोलक बजाने लगे। सौदागर बोला, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछा कि मैंक हनाचू के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? जानते क्यों नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। आप यहीं पर नाच कीजिए, हम बाजे बजाते हैं। वे सब बाजे बजाने लगे। सौदागर को उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, कैसे वाहियात लोग हैं। मैं मैंक हनाचू के बारे में पूछ रहा हूँ तो ये मुझसे नाचने को कह रहे हैं। गुस्से में भरकर सौदागर जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। रात को रास्ते में एक पेड़ के नीचे वे सो गया और दिन निकलने से पहले वे बड़ी तड़के ही फिर चलने लगा। सुबह होते ही वे दूसरे गांव में पहुंचा। वहां बाजार में पहुंचकर उसने चिल्लाकर पूछा, मैंक हनाचू के बारे में किसी को मालूम है क्या? वहां के सभी लोग सौदागर के पास इकट्ठे हो गए और बोले, हाँ हाँ, मालूम क्यों नहीं है, आप यही नाच कीजिए। गांव के सभी लोग यही नाच किया करते हैं और उन सब ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। शर्मिंदा होकर सौदागर
वहाँ से भी चला गया और भी 2-3 गांवों में वे गया और मेघनाचू के बारे में उसने पूछा, पर हर जगह लोगों ने उसे नाचने के लिए ही कहा। बेचारा सौदागर, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग उसे नाचने को क्यों कहते हैं। उसने सोचा कि देहात के लोग शायद इसी तरह बदमाश होते हैं। अब सौदागर शहर जा पहुंचा। शहरों में भी उसे वही जवाब मिला। इसलिए निराश होकर जब वे वहां से जाने लगा, तभी कुछ सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और न्यायाधीश के सामने उसे ले जाकर कहा, यह मनुष्य लोगों को मेघनाचू पूछता है और जब लोग नाचने की जगह बतलाते हैं तो ना नाचकर भाग जाता है। न्यायाधीश के पूछने पर जब सौदागर ने पूरा किस्सा सुनाया तो न्यायाधीश ने पूछताछ करवाई और उसे मालूम हो गया कि बंसीलाल नाम का एक आदमी 6 ऊंट लेकर गांव में आया था। न्यायाधीश समझ गया कि यही वह ठग है और एक सिपाही को बंसीलाल के यहाँ भेजकर यह संदेश भिजवाया कि मैं क्या करूं नाम का एक मनुष्य तुमसे मिलना चाहता है और वे न्यायाधीश के पास बैठा हुआ है, जल्दी चलो। बंसीलाल उसी वक्त न्यायाधीश के पास दौड़ता हुआ आया। न्यायाधीश ने जानबूझकर उससे पूछा, क्या काम है आपको? बंसीलाल ने कहा, आपको मैं क्या करूं के बारे में मालूम है? न्यायाधीश बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह मालूम है। तुम अब चुपचाप इनके सभी ऊंट लौटा दो, नहीं तो कारागार में जाना पड़ेगा। बंसीलाल ने देखा कि न्यायाधीश सारी सच्चाई जान चुका है। ज्यादा गड़बड़ी ना करते हुए उसने सौदागर के सारे ऊंट उसे वापस दे दिए और उसे माफी भी मांग ली। सौदागर ने न्यायाधीश को अनेक धन्यवाद दिए और अपने ऊंट लेकर वे जाने लगा। बाजार में पहुंचते ही सभी लोग यही नाचो कहकर उसके पीछे पड़ गए। मगर इस बार सौदागर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि ऊंट मिल जाने की खुशी में वे सचमुच ही वहां नाचने लगा और लोग पुराने समय की बात है। चंद्रशेखर नाम का एक युवक था। वे राज दरबार में काम करता था। वे एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। गांव का लड़का शहर में स्थित राज दरबार में कार्य करता है। इससे गांव के सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बड़ा परिश्रमी और थोड़ा चालाक भी था। वे अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करता, जिसे देखकर उसके माता पिता उससे बहुत खुश रहते, सदैव उसकी प्रशंसा करते और उसे आशीर्वाद देते। जीवन के छोटे बड़े हर कार्य व्यापार में वे अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता। वे अब काफी बड़ा हो गया था। दरबार में नौकरी करते हुए उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। एक बार जब वे अपने माता पिता से मिलने गांव आया तो दोनों ने उसे ब्याह करने की सलाह दी। अब तुम कमाकर स्वयं का ख्याल रख सकते हो, कुछ कमा लेते हो, इसलिए ब्याह करके पत्नी का भी ध्यान तुम भली भांति रख सकोगे। इसलिए बेटा, हमें कुछ हो जाए उससे पहले ब्याह कर अपना घर बसा लो, ताकि तुम्हारी चिंता से हम मुक्त हो जाएं। अब उसके लिए उपयुक्त लड़की की खोज होने लगी। घर में लगातार इसी सिलसिले में बातचीत होती। उससे कहा जाता, शहर की कोई लड़की नजर में हो
तो ब्याह लो। फिर इस बात की भी शंका जताई जाती कि शहर की लड़की बहुत नकचड़ी और खर्चीली होती है। फिर कहते शहर के लड़के से ब्याह करेंगे तो वे गांव आना पसंद नहीं करेगी, सास ससुर का लिहाज नहीं करेगी। कुछ लोग यह सलाह भी देते हम गांव के लोगों को गांव के लड़के से ही ब्याह करना चाहिए। चंद्रशेखर दरबार में काम करता है, इस बात से गांव के आसपास सभी परिचित थे, इसलिए सभी अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाने की चाह रखते थे। लड़की के रिश्तेदार लड़कियों के गुणों का लंबा बखान उसके सामने करते। वे सबको सुनता पर शांत रहता। एक दिन उस पार के गांव के जमींदार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए। चंद्रशेखर को भी लगा कि जमींदार की बेटी से ब्याह कर गांव वालों के बीच उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसे यह रिश्ता उचित लगा और माता पिता से सलाह लेने के बाद दोनों का ब्याह बड़ी धूमधाम से हो गया। ब्याह के बाद चंद्रशेखर अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया। दिन भर वह दरबार में रहता और उसकी पत्नी इस बीच आसपास के घरों की स्त्रियों से बातचीत कर अपने दिन काटती। शहर की उन स्त्रियों को उसकी बातें बड़ी उटपटांग लगती, क्योंकि वह जो बातें कहती वे खेत खलिहान, कुदाल, गाय, बैल, टोकरी, घास, लकड़ियां आदि से संबंधित होती। गांव के खेत खलिहान में काम करते हुए जो घटनाएं होती उसका जिक्र करती। शहरी स्त्रियों को महसूस होता कि चंद्रशेखर की पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है। वह शहर की जीवन शैली नहीं समझती, जबकि चंद्रशेखर की वे तारीफें करती नहीं थकती। वे सभी इस बात पर सहमत होती कि वह बड़ा सीधा साधा और समझदार है, जबकि उसकी पत्नी बड़ी गंवार है। वह उसकी जोड़ी की नहीं है। चंद्रशेखर की पत्नी का नाम चनामती था। उन स्त्रियों ने ये गौर किया था कि चनामती किसी की बात को भी बीच में काटकर बोलने लग जाती थी। चनामती बेधड़क होकर दूसरों की बातें काट देती। उस पर उसका बात काटने का ढंग भी बहुत जोर जोर से होता था। आसपास की स्त्रियों को लगता चनामती को चंद्रशेखर के लिए योग्य बनाना होगा। एक बार सुबह दरबार जाते हुए चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दिनों से हलवा खाने का जी कर रहा है। उसके मुंह से निकलना था, उसने बीच में टोकते ही कहना शुरू किया, ऐसा था तो मुझे कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना देती। मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो हूँ, फिर मुझे क्यों कहते नहीं हो। मैं आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। चंद्रशेखर को शंका हुई, वे हलवा पहचानती भी है या नहीं। यह जानने के उद्देश्य से उसने पूछा, तुम हलवा बनाना जानती भी हो या नहीं? तुम हलवा जानती हो ना, क्या होता है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और चंद्रशेखर को हलवे की पूरी उम्मीद दिखाकर दरबार भेज दिया, जबकि उसने आज तक हलवा चखना तो क्या देखा तक नहीं था। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह किससे बनता है, कैसे बनता है और कैसा होता है, परंतु अपने पति के सामने नहीं जानती कहकर जो स्थिति खड़ी होती उससे उसे मुक्ति मिल गई थी। घर का सारा काम समेटकर चनामती बाहर बैठी स्त्रियों के जमघट में बातचीत करने निकल गई। उसने सोचा, अब यहाँ अगर हलवे के विषय में
किसी से पूछती हूँ तो ये सब मेरा मजाक बनाएंगी और फिर हमेशा के लिए मेरी बेइज्जती करती रहेंगी। इसलिए उसने एक चाल के तहत हलवा बनाना जानना चाहा। उसने अपनी मंडली से कहा, मैं आज जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी क्योंकि आज मुझे उनके लिए हलवा बनाना है। सुनकर स्त्रियों ने कहा, हलवा ही तो बनाना है, उसमें इतना सोचना क्या, वह तो बड़ी आसानी से और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। उसने कहा, हाँ जानती हूँ, पर फिर भी आप तो जानती ही हैं, हलवा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए सूजी चाहिए। चनामती ने इस तरह जवाब दिया, हाँ हाँ सूजी चाहिए, मुझे पता है। उसके साथ और भी बहुत सी चीजें चाहिए। बूढ़ी ने फिर उत्तर दिया, थोड़ा सा घी चाहिए। चनामती को मालूम हुआ हलवा सूजी से बनता है, उस पर घी भी चाहिए। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया की जैसे वे सब जानती है। उसने फिर कहा, उसके बाद भी तो और कुछ चाहिए। बूढ़ी ने फिर कहा, थोड़ी सी चीनी चाहिए। चनामती ने कहा, हाँ चीनी के बिना हलवा कैसे बन सकता है। उस बूढ़ी ने फिर कहा, घर में पानी और दूध तो है ना। तब चनामती ने जवाब दिया, दूध और पानी नहीं हो ऐसा कोई घर होता है क्या। फिर उसके घर में जिसका पति दरबार में काम करता है, वहाँ दूध और पानी ना हो ऐसा संभव है। उस बुढ़िया को चनामती का व्यवहार बड़ा नागवारा लगा, पर उन्होंने अब चनामती की बुद्धि की जांच करने की सोची और बोली, उसके बाद आधा किलो राख को छन्नी में छानकर एक कटोरे में रख लेना। चनामती ने कहा, हाँ अच्छी लकड़ी की जली राख को इसके लिए तैयार करना होगा, इन सब से मैं अच्छे से परिचित हूँ। बुढ़िया ने कहा, पहले सूजी को भून लेना, घी के साथ फिर पानी के साथ अच्छे से पका लेना। जब पक जाए तो छने हुए राख को उसमें अच्छे से मिला लेना। इतना कहकर बुढ़िया चुप हो गई। चनामती ने सूर्य की ओर देखते हुए समय का अंदाजा लगाया और कहा, अब मुझे जाना चाहिए, जाकर हलवा भी तो बनाना है। उसने घर जाकर जैसे उस बुढ़िया ने बताया था वैसा ही किया और अंत में छने हुए राख को भुनी सूजी में मिलाकर रख दिया। वे अब अपने पति की राह देखने लगी। जब चंद्रशेखर आया तो उसने बहुत प्रसन्न होकर उसके लिए हलवा परोस दिया। वह भी भूख से व्याकुल था, गपागप खाना चाहता था। मुंह में एक बड़ा सा कोट डाला कि उसने उसे तुरंत उलट दिया और जोर से चिल्लाया, यह क्या है। चनामती ने डरे हुए भाव से जवाब दिया, यही हलवा है, मैंने सब कुछ डाला था। मैंने राख को भी बहुत छानकर डाला था। बहुत मेहनत से मैंने हलवा तैयार किया है। अभी कढ़ाई में और भी शेष है। इतना सुनना था कि चंद्रशेखर ने झिड़कते हुए कहा, उसे तुरंत फेंक दो और हाँ, अच्छे से नीचे देखकर फेंकना। किसी के सिर के ऊपर गिरा तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन अपने पति के चिल्लाने से उसका मन इतना दुखी हुआ था कि आगे उसके पति ने क्या कहा
उसे ध्यान से सुना ही नहीं। चनामती ने इतना ही सुना कि हलवा फेंक दे। नीचे से मेयर गुजर रहा था। उसी के सिर के ऊपर हलवा फेंककर चनामती भीतर आ गई। बाहर बहुत हल्ला होने पर चंद्रशेखर ने कहा, तुमने फिर नई मुसीबत तो नहीं खड़ी की है। जैसे ही चंद्रशेखर ने बाहर आकर बिगड़ते हुए माहौल को देखा, उसे पल भर में ही सारी स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम मुझे जेल भेजकर ही चैन लोगी। बिना सीखे कोई काम करने से अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास वालों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। चनामती ये बात समझी या नहीं, पर चंद्रशेखर इन हालातों को देखकर बहुत डर गया। डर से वे पसीना पसीना हो गया था। वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों के सामने अपनी ऐसी स्थिति देखकर चंद्रशेखर शर्म से पूरी तरह सिकुड़ चुका था। तो इस तरह से चनामती को समझ आ चुका था कि वे जितनी होशियार बनने की कोशिश कर रही थी, वे उतनी होशियार थी नहीं। और कोई भी ऐसा काम जो आपको आता ना हो, उसे हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।